नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस आदेश की अपील कहां होगी और कौन सी धारा के अंतर्गत होगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके लिए सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे कि किसी भी प्रकार का आदेश अगर राजस्व न्यायालय के द्वारा पारित किया जाता है तो उस आदेश के खिलाफ आप अपील कैसे पेश कर सकते हैं। अर्थात अगर किसी प्रकरण में, चाहे वो प्रकरण तहसीलदार के यहाँ का हो, नायब तहसीलदार के वहां का हो, साइबर तहसीलदार के वहाँ का हो, उपखंड अधिकारी अर्थात एसडीओ महोदय के वहाँ का हो, या कलेक्टर के वहाँ का हो, अपर कलेक्टर के वहाँ का हो, या आयुक्त के वहाँ का हो, या अपर आयुक्त के वहाँ का हो, या राजस्व मंडल के वहाँ का हो, तो इन न्यायालय के द्वारा अगर प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया जाता है, अर्थात उस प्रकरण को समाप्त कर दिया जाता है, वो चाहे किसी के भी पक्ष में किया जाए या किसी के भी विपक्ष में किया जाए, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के खिलाफ आप कहाँ कहाँ अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को तो फटाफट लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मुख्यतः कुछ न्यायालयों को नाम लिखे हैं, और ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ ये राजस्व न्यायालय के संबंध में है। तो यहाँ पर मैंने राजस्व न्यायालय लिखा है, और राजस्व न्यायालय में इतने प्रकार के मुख्यतः न्यायालय होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी भी न्यायालय में, इनमें से किसी भी न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन पेश किया जाता है, ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपने खाते का विभाजन करवाना चाहता है, अर्थात बंटवारा करवाना चाहता है, तो वह व्यक्ति मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पेश करेगा। कहां पर पेश करेगा? तो इस प्रकार का जो आवेदन पेश होगा वह तहसीलदार महोदय के समक्ष या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो आवेदन पेश करने वाला व्यक्ति जो रहता है उसे आवेदक कहा जाता है, और जिसके खिलाफ आवेदन पेश किया जाता है उसे अनावेदक कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने, जैसे यह व्यक्ति है, इस आवेदक ने बंटवारे के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश किया, लेकिन वह आवेदन जो है वह तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि उस आदेश के खिलाफ जो अनावेदक जो है यह व्यतीत पक्षकार रहेगा, अर्थात यह असंतुष्ट पक्षकार रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अनावेदक जो रहेगा ये उस आदेश को चुनौती देना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह अनावेदक जो है यह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील पेश कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अपील कितने प्रकार की होती है। तो अपील जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक प्रथम अपील होती है, एक द्वितीय अपील होती है। तो जैसे ही इस आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में अनावेदक जो है उस आदेश से असंतुष्ट रहता है, तो उस आदेश के खिलाफ प्रथम अपील के माध्यम से यह अनावेदक जो है यह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(1) की उपधारा क के तहत प्रथम अपील एसडीओ महोदय के समक्ष पेश कर सकता है, जिसको कि उपखंड अधिकारी महोदय भी कहा जाता है। और अगर जो तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष इस आवेदक ने जो आवेदन पेश किया था मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 का, ठीक है, हम उदाहरण के रूप में 178 समझ रहे हैं, किसी भी धारा के अंतर्गत आवेदन हो सकता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109(10) के तहत भी हो सकता है, 131 के तहत भी हो सकता है। तो अगर इस प्रकार का आवेदन जो है इस आवेदक ने पेश किया है, और इस आवेदन को ही, आवेदक के आवेदन को ही अगर तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, पहले हमने ये समझा था कि आवेदक के आवेदन को स्वीकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में अनावेदक जो है ये प्रथम अपील एसडीओ महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(1) क के तहत पेश करेगा। लेकिन अगर उस आवेदन पत्र को ही निरस्त कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में यह आवेदक जो है यह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष इसी धारा के अंतर्गत अर्थात 44(1) क के तहत प्रथम अपील पेश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस बात को तो हमने क्लियर कर दिया कि प्रथम अपील जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार या साइबर तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध जो प्रथम अपील जो होगी वह एसडीओ महोदय के समक्ष होगी, और वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(1) क के तहत पेश होगी। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने अपील पेश की, कहाँ पर? उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष किसी भी व्यक्ति ने अपील पेश की तहसीलदार, नायब तहसीलदार या साइबर तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध, अगर यहाँ पर उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष किसी ने अपील पेश की और उस अपील को भी अगर निरस्त कर दिया गया या स्वीकार कर लिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यतीत पक्षकार रहेगा, जो भी उस आदेश से असंतुष्ट पक्षकार रहेगा, चाहे वह यह आवेदक हो या यह अनावेदक हो, तो वह व्यक्ति जो है द्वितीय अपील जो है वह कहाँ पेश करेगा? वह द्वितीय अपील जो पेश करेगा वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(2) क के तहत द्वितीय अपील
पेश करेगा और वह पेश करेगा आयुक्त महोदय के समक्ष पेश होगी और उस अपील की सुनवाई जो है आयुक्त या अपर आयुक्त दोनों में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से दो अपील होती है किसी भी आदेश की। तहसीलदार, नायब तहसीलदार या साइबर तहसीलदार ने अगर कोई आदेश पारित किया है तो उस आदेश के खिलाफ प्रथम अपील जो होगी उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश होगी और उपखंड अधिकारी महोदय ने इस प्रकरण में जो यहाँ पेश हुआ था और उस प्रकरण में यहाँ आदेश हुआ और इस आदेश से भी अगर कोई असंतुष्ट है तो द्वितीय अपील जो है वह आयुक्त महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(2) के तहत पेश कर सकता है। ठीक है, अब अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई आवेदन पत्र जो है उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश किया, ठीक है, आवेदन ही उसने उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश किया। यहाँ पर हम अपील के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आवेदन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मूल आवेदन पत्र ही, जैसे मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 का आवेदन, ठीक है, त्रुटि सुधार का जो आवेदन रहता है वो उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष पेश होता है, या 75 का जो आवेदन रहता है बंदोबस्त दुरुस्ती का जो आवेदन होता है वह भी उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश होता है। तो अगर ऐसा कोई आवेदन जो है उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष किसी भी व्यक्ति ने, जैसे आवेदक है, इस आवेदक ने इनके समक्ष पेश किया और उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय ने अगर उस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो आवेदक रहेगा ये प्रथम अपील कहां पर पेश करेगा, ये प्रथम अपील जो पेश करेगा ये कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करेगा। ठीक है, या फिर उस आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया, इस आवेदक के आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया और अनावेदक जो है उस आदेश से व्यथित है अर्थात असंतुष्ट है, तो ऐसी स्थिति में यह अनावेदक जो है यह प्रथम अपील जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश कर सकता है। और इन दोनों के द्वारा जो प्रथम अपील यहाँ पर पेश की जाएगी वो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(1) के तहत पेश की जाएगी। ठीक है, अब देखिए उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष जो आवेदन पेश हुआ था और उस आवेदन पर से अपील अगर कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश हुई है, प्रथम अपील पेश हुई है और उस अपील में अगर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित कर दिया जाता है, चाहे वह आवेदक के पक्ष में हो, चाहे वह आवेदक के पक्ष में हो, चाहे वह अनावेदक के पक्ष में हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसके खिलाफ द्वितीय अपील जो पेश होगी वह द्वितीय अपील पेश होगी आयुक्त महोदय के समक्ष पेश होगी और उसका विचारण जो किया जाएगा वो आयुक्त महोदय के द्वारा या अपर आयुक्त महोदय दोनों में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमने दो चीजें यहाँ पर क्लियर कर ली कि तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार महोदय या साइबर तहसीलदार महोदय के समक्ष अगर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है, कोई आवेदन पेश किया जाता है तो उनकी दोनों अपील कहाँ पर होती है। उसके बाद में उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अगर किसी प्रकार का कोई आवेदन दिया जाता है, कोई कार्यवाही की जाती है तो उसके विरुद्ध जो दो अपील होती है वह कहाँ पर होती है। यहाँ पर हमने ये चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अगर कोई आवेदन जो है वह सीधे सीधे कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया जाता है, ठीक है, जैसे पट्टे की जो जमीन रहती है उसको अगर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो इस प्रकार की जो एप्लीकेशन लगती है वह कलेक्टर महोदय के समक्ष लगती है। या फिर कोई व्यक्ति जो है वो एसटी वर्ग का है और वह अपनी जमीन जो है किसी सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या एससी वर्ग के व्यक्ति को बेचना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भी कलेक्टर की परमिशन जरूरी है। तो इस प्रकार का जो आवेदन कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश होगा और कलेक्टर महोदय ने अगर उस आवेदन पत्र को नामंजूर कर दिया अर्थात खारिज कर दिया तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के विरुद्ध जो अपील होगी वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(1)(6) के तहत और वह प्रथम अपील कहलाएगी। ठीक है, अगर अपर आयुक्त महोदय या आयुक्त महोदय ने उस अपील का विचारण किया, ठीक है, कलेक्टर महोदय ने जो आदेश किया उसके खिलाफ जो अपील पेश हुई और वह आयुक्त महोदय या अपर आयुक्त महोदय के द्वारा उसको निराकृत करने के लिए उसका विचारण किया और उस अपील में अगर उन्होंने उसको खारिज कर दिया या स्वीकार कर लिया और उसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति जो है वह अपील करना चाहता है तो द्वितीय अपील जो होगी वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(2)(ख) के तहत पेश होगी। ठीक है, 44(2)(ख) के तहत द्वितीय अपील पेश होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आयुक्त महोदय के समक्ष या अपर आयुक्त महोदय के समक्ष किसी प्रकार का कोई आवेदन पेश होता है और उस आवेदन में अगर आवेदक के पक्ष में कोई आदेश हो जाता है और अनावेदक उससे नाखुश रहता है अर्थात असंतुष्ट रहता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है वह प्रथम अपील जो है वह राजस्व मंडल के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(1)(j) के तहत पेश कर सकता है। और अगर आयुक्त महोदय या अपर आयुक्त महोदय के द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है और उससे अगर कोई असंतुष्ट है व्यक्ति तो ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील जो है वह भी राजस्व मंडल के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(2)(ख) के तहत पेश की जा सकती है। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये अपीलें जो पेश होगी इसकी समयावधि क्या होगी। ठीक है, इस प्रकार की जो अपील पेश होगी इस अपील की समयावधि
क्या होगी। तो सभी अपील के लिए, चाहे वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार या साइबर तहसीलदार के यहाँ से पेश करनी हो, या उपखंड अधिकारी महोदय के आदेश के खिलाफ पेश करनी हो, कलेक्टर महोदय या अपर कलेक्टर महोदय के आदेश के खिलाफ पेश करनी हो, आयुक्त या अपर आयुक्त महोदय के आदेश के खिलाफ पेश करनी हो, तो सभी प्रकार की जो अपीलें पेश होगी वे आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर पेश करनी जरूरी है। ठीक है, अगर 45 दिवस के भीतर अगर कोई व्यक्ति पेश नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पेश कर इस प्रकार की अपील पेश कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।